हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए है। और इसमें कोर्स क्रेडिट जो है आपका वो 2 है। बुक का नाम है पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत। और इसका जो चैप्टर मैं आपको बताऊंगा वो है प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा संसाधन। तो इसमें बताऊंगा कि ऊर्जा के संसाधन के हमारे पास कितने स्रोत हैं वो आपको बताऊंगा, और ये संसाधन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, ये काफ़ी ऐसी ऊर्जा जिनके ऊपर अलग अलग टिप्पणी के बेस पे क्वेश्चन आता है। नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, तो ये सारे एक तरीके से क्वेश्चन मैं आपको इसमें क्लियर करूँगा। तो चैप्टर जो है आपका प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा संसाधन, तो इसके ऊपर क्वेश्चन एक तरीके से आता है और मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं उनमें यदि कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा होता है, इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए मैं स्पेशल एक तरीके अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपको अलग से टॉपिक भी क्लियर हो जाएँ सारे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं टिप्पणी के बेस पे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। नेक्स्ट है तो ऊर्जा के स्रोत। हमारे पास ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत हैं। नवीकरणीय स्रोत क्या होता है, जिनका हम उपयोग दोबारा कर सकते हैं, और अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं जिनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक भी कह सकते हैं इसको। तो सबसे मेन है कि इसमें नवीकरणीय जो संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, हाइड्रोजन, महासागर और भूतापीय, बायोमास, ये सारे एक तरीके से देखा जाता है। तो इसमें जो है एक तो जीवाश्म ईंधन है और नाभिकीय ऊर्जा है। और आपके नवीकरण संसाधन जो मैंने यहाँ नीचे एक तरीके से लिख के हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से बता रखे हैं आपको। तो पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरण संसाधन वह संसाधन है जिनका नवीकरण किया जा सकता है और तथा पुनर्चक्रण हो सकता है, या कहें इन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। यदि नवीकरणीय और अनवीकरणीय के संसाधन के ऊपर में आता है, तो नवीकरण में आप ये जितने भी संसाधन देखें, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, ये आप 4 टॉपिक भी क्लियर कर देते हैं नवीकरणीय में, तो आपको क्लियर होता है। और अनवीकरणीय में जैसे कि पेट्रोल होगा, कोयला होगा, उसके बारे में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो डिफरेंस में आ सकता है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, या गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ऊर्जा में कौन कौन साधन होते हैं, तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, तो इनके ऊपर भी अलग अलग टिप्पणी के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि मुझे मेरा बताना एक तरीके से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ताकि मैं आपको बताऊँ और आप बोर हो जाओ। तो शॉर्ट तरीके से बताऊँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहला है पवन ऊर्जा। नेक्स्ट इसमें बहती वायु के से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो वायु बह रही है उससे जो प्राप्त ऊर्जा है वो क्या है, पवन ऊर्जा है। और ये एक नवीकरणीय संसाधन है, और तीव्र गति से चलने वाली पवनों में उनकी गति के कारण गतिज ऊर्जा के रूप में बहुत अधिक ऊर्जा है, और सूर्य हवा के लिए मुख्य प्रेरक शक्ति है। तो ये मैंने आपको बताया कि सोचो आपने 4 पॉइंट बता दिया, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो इसमें लिख सकते हो कि पवन ऊर्जा हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट देता है, इसके लाभ और हानि लिख सकते हैं। तो लाभ क्या है मैं आपको बताया। तो पहले तो आप लाभ समझ सकते हैं कि लाभ होता क्या है। तो सबसे मेन है कि पवन ऊर्जा के जो लाभ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक तरीके से आ सकता है। और जो पवन ऊर्जा की कुछ एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, जैसे कि जनरेटर हो गया, आटा मिल हो, जल पंप, मशीनें चलाने के लिए घुमाने वाला ब्लेड का उपयोग किया जाता है इसमें। और इसके लाभ जो हैं, पहला लाभ जो लिख सकते हैं, हवा मुक्त है ये, और आधुनिक तकनीकी मदद में कुशलता का से उपयोग की जा सकती है। जल के विद्युत अपघटन और हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दूरस्थ ग्रामीण अलग थलग क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसका उपयोग उत्पादन, पंपिंग जल, अन्य घरेलू थ्रेशिंग, विनोइंग, लकड़ी के लॉग काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा के आपूर्ति का साधन है। ये एक तरीके से फ्री साधन है, इसमें कम खर्चा होता है, बड़े जगह पे लगाया जाता है। तो ये एक तरीके से इसके लाभ हैं। और हानि में लिखना चाहते हैं तो हानि में आप इसको बना कर लिख सकते हैं, या नुकसान लिख सकते हैं कि पवन ऊर्जा का मुख्य नुकसान हवा की अवशीयता या अविश्वसनीयता है। मतलब अविश्वसनीय मतलब कि पवन ऊर्जा जो है कभी भी एक तरीके से नुकसानदायक भी हो सकती है। पवन टरबाइन को घुमाने के लिए न्यूनतम हवा की गति 15 किलोमीटर की आवश्यकता होती है। स्थापित करने वाली को प्रकृति की समस्या का सामना करना पड़ता है। पवन जो है टरबाइन और ब्लेड टेलीविज़न और रिस्पेशन या विभिन्न टेलीफोन कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोवेव संचार के हस्तक्षेप कर सकते हैं। और इस तरीके से
पवन जनरेटर जो अनाकर्षक दृष्टिकोण देते हैं। पवन फार्मों के लिए उत्तम क्षेत्र अक्सर खुले मैदानों की आवश्यकता होती है और ज़मीन महंगी होती है, बाकी सारा एक तरीके से देखा जाए तो सस्ता होता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वो वह ऊर्जा जिसे सूर्य से प्राप्त की जाती है और ये नवीकरणीय संसाधन है। और सौर ऊर्जा मौसम एवं जलवायु परिवर्तित करती है। इसके अलावा इसके लाभ जो हैं, सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं और सूर्य द्वारा उत्पादित ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है और बिल्कुल मुफ्त मिलती है और इससे विद्युत पैदा करने में पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करती है। इसका उपयोग दूरस्थ ग्रामीण अलग थलग क्षेत्रों में किया जाता है। अधिकांश सौर ऊर्जा प्रणालियों की जीवन काल लगभग 30 से 40 वर्ष होता है। ये सारे आप पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। नुकसान क्या है कि सौर ऊर्जा का उपयोग केवल दिन के समय धूप वाले स्थानों पर किया जा सकता है और छाया में एक तरीके से इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सौर ऊर्जा कई बार अविश्वसनीय हो सकती है। पृथ्वी के जल तक पहुंचने के सूर्य के प्रकाश की मात्रा स्थान के दिन के समय वर्षा समय मौसम में भी एक तरीके प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इसके हानि जो वो आप अलग से लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट मैंने शॉर्ट बताया ताकि आप इनको एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट है बायोमास ऊर्जा। अब बायोमास ऊर्जा होती क्या है? पौधों और जानवर द्वारा निर्मित जैविक और कार्बनिक पदार्थ जिसमें कृषि अपशिष्ट, फसल अवशेष, लकड़ी, खाद, मवेशी गोबर आदि शामिल है। तो ये शामिल है जिसे बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। तो बायोमास ऊर्जा जो है एग्ज़ाम में आता है ये भी और अलग से आ सकता है क्वेश्चन। तो इसमें सबसे मेन क्या है कि इसमें सबसे मेन दो प्रकार हैं इसके, कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट बायोमास और ऊर्जा वृक्षारोपण। ये इसके दो प्रकार हैं। लाभ क्या है? अपशिष्ट और बेकार पदार्थ से सामग्री प्राप्त हो सकती है। ईंधन उत्पादन का लागत कम हो जाता है। बायोमास जीवाश्म ईंधन की तरह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करती है और बायोमास ऊर्जा अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण लागत को कम करने में मदद करती है। परिणाम लैंडफिल का जीवन बढ़ जाता है। बायोमास ऊर्जा उपयोग में से जीवाश्म ईंधन को निर्भरता में कमी आती है। नुकसान क्या है? बायोमास ऊर्जा उत्पादन में मुख्य समस्या पर्याप्त मात्रा में ईंधन एकत्र करना है। यह हमेशा उपलब्ध नहीं रहता है और इससे वायु प्रदूषण पैदा करने वाले ग्रीन हाउस गैसों को एक तरह प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है। यह आप इसमें लिख सकते हैं। बाकी जो है जीवाश्म ईंधन जो है जिसमें कोयला पेट्रोल आ सकता है। तो कोयला इसमें लिख सकते हैं कि 255 से लेकर 350 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में के दौरान जो पृथ्वी के गर्म नव क्षेत्रों को कोयला का निर्माण हुआ और इस काल में जो पेड़ पौधे और जीव जंतु नदियों दलदलों के किनारे जीवित दब गए, उनकी मृत्यु के बाद मिट्टी में दबे गए और अत्यधिक ताप के कारण धीरे धीरे लाखों वर्षों की अवधि से पीट और कोयले के परिवर्तन हो गए और वनस्पति जो वांशिक रूप से विघटित हो गई और तलछटित वातावरण में गहराई से दब गई और जिससे कोयले का निर्माण हो गया। अब इसके लाभ क्या हैं? कोयला एक रेडीमेड और आजमाया परखा हुआ ईंधन है। इससे खदान के निकलने ऊर्जा परिवर्तित करने की लागत खर्च का मतलब सस्ता है और कोयला पृथ्वी का प्रचुर मात्रा है और तेल गैसीय तुलना में कोयला की आपूर्ति अधिक समय तक चलेगा। ये एक ही स्थान पर अधिक मात्रा में विद्युत पैदा करने की क्षमता कोयला में है। कोयला एक ऊष्मीय मान अधिक होता है। पूरी दुनिया को ऊर्जा आपूर्ति करने का विशाल क्षमता कोयले के पास है। तरल और गैसीय जीवाश्म ईंधन का परिवहन आसानी से संभव है। कोयला अन्य ईंधनों की तुलना में अत्यधिक स्थिर और प्रगति होते हैं। नुकसान क्या? अत्यधिक दोहन के कारण काफ़ी कमी आती जा रही है और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। जीवाश्म ईंधनों से बनने के लाखों वर्ष लगते हैं। कोयला जलाने से ग्रीन हाउस गैस सहित अन्य वायुमंडलीय प्रदूषित उत्सर्जित होते हैं। कोयला की सीमित आपूर्ति है। ये आप इसमें लिख सकते हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जो है का उपयोग वाहनों के पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। दिल्ली परिवहन निगम से इसकी बसें पूरी तरह से सीएनजी से ही चलती हैं और एक तरीके से सीएनजी एक ऐसा संसाधन है जिनका एक तरीके ख़त्म हो गई तो बनने में काफ़ी समय लग सकता है। पेट्रोल का भी एग्जाम्पल यही है कि पेट्रोलियम को वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है। जो कोयले से भी अच्छी स्वस्थ है और कोयला पेट्रोलियम भंडार का 67 दुनिया के 13 देशों में सीमित है और 40 वर्ष दुनिया में के कच्चे तेल भंडार समाप्त होने की उम्मीद है। मतलब इससे प्राकृतिक गैस के जो गैसें होती है वो आप इसमें एलपीजी सीएनजी के एग्जांपल देख सकते हो। तो जीवाश्म ईंधन के मैंने आपको बता दिया।
तो ये 3 टॉपिक 4 टॉपिक जो हैं जीवाश्म ईंधन के हैं। इसके अलावा सारे जो हैं वो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको शॉर्ट तक बताया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।